नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। सुरक्षा कर्मियों ने फारूक अब्दुल्ला को बचाया। हमलावर बोला उन्हें 20 साल से मारना चाहता था, तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमले पर सवाल उठाए। हमलावर उनके इतने करीब कैसे पहुंचा, ये सवाल सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। तो अधिकारियों के मुताबिक फारूक जम्मू में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। तो घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि 70 साल के हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर फारूक के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर का हाथ हटाया, जिससे फायर हवा में हो गया। आरोपी को पकड़ लिया गया है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो हमलावर कमल ने पुलिस को बताया कि मैं पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, यही मेरा मकसद था। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता पर हुए इस जानलेवा हमले को हत्या की कोशिश करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि हमलावर उनके पिता के इतने करीब कैसे पहुंचा। इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद यह हमलावर इतने नजदीक कैसे पहुंचा, इसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी लगातार सामने आया है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक व्यक्ति फारूक अब्दुल्ला के सर पर पीछे से रिवॉल्वर तान देता है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसका हाथ हटा दिया, जिससे हवा में फायर हुआ। वहीं आरोपी ने बयान दिया है। उसका कहना है कि वो 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था और यही उसका मकसद था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को हत्या की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आखिर एक हमलावर उनके पिता के इतने करीब कैसे पहुंच गया, यह बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बजट सत्र के दूसरे फेज का आज चौथा दिन है। लगातार 3 दिन से विपक्ष का हंगामा जारी है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज चौथा दिन है और आज भी दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के आसार है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पेश कर सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव लाने के लिए सांसदों के दस्तखत जुटा लिए गए हैं और बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ था। तब से सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा में बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने वाला अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। करीब 119 विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि स्पीकर सदन चलाते समय पक्षपात कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर कल सदन में करीब 13 घंटे चर्चा चली। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम जब भी बोलने जाते हैं हमें रोका टोका जाता है। तो लगातार 3 दिन से विपक्ष का सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। तो बजट सत्र के दूसरे फेज का आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो लगातार 3 दिन से विपक्ष का हंगामा सदन में लगातार देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश भर में एलपीजी का संकट देखने को मिल रहा है। एलपीजी संकट ने मुसीबतों को बढ़ा दिया है। दुनिया भर में महंगाई का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। तो ईरान वॉर की वजह से दुनिया भर में एलपीजी के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो एक बड़ा संकट हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से जहाज फंसे हुए हैं और शिपिंग के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो नॉर्वे की तरह से यूरोप को महंगी गैस बेची जा रही है। अमेरिका समेत अन्य देशों को कनाडा की तरफ से भी तेल और गैस की सप्लाई की जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत होने लगी है। गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं बन पा रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से सबसे ज्यादा संकट होटल्स और रेस्टोरेंट पर है। वहीं घरेलू रसोई गैस लेने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जिन घरों में शादी है वो टेंशन में है। कई जगह घरेलू आपूर्ति
तो अभी सामान्य है, लेकिन वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों को लेकर परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अब भारत पर भी इसका व्यापक असर दिखने लगा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि ऊर्जा संकट फिलहाल भारत में नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी फिलहाल भारत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में एक डर का माहौल है, जिसके चलते गैस सिलेंडर्स यानी एलपीजी को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लोग लंबी लंबी कतारों में गैस भरवाने के लिए खड़े हैं। कमर्शियल गैस की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी के चलते होटल्स रेस्टोरेंट पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ा है क्योंकि कमर्शियल गैस सप्लाई ठप है। वहीं भारतीय शेयर बाजार कल यानी कि बुधवार की भारी गिरावट के बाद आज भी खुलते ही धड़ाम से गिरा। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आए भूचाल और युद्ध के हालातों ने शेयर बाजार में हाहाकार मचा दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान के साथ काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आज सुबह जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़े गैप से नीचे गिरे। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 983.86 अंक टूटकर 75,879.85 के स्तर पर आ गया। निफ्टी में भी 303.60 अंकों की भारी गिरावट देखी गई और यह 23,563.25 पर पहुंच गया। बाजार में यह गिरावट आज से ही शुरू हुई है। इससे पहले भी यह गिरावट देखने को मिल रही थी। तो कल भी बाजार में ब्लैक वेडनेसडे जैसा माहौल था। कल बुधवार को क्लोजिंग के दौरान सेंसेक्स 1,342 अंक और निफ्टी 394 अंक गिरकर बंद हुए थे। यानी लगातार 2 दिनों से निवेशकों को भारी चपत लग रही है। वहीं ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब अपने 13वें दिन में प्रवेश कर गई है और ईरान ने अमेरिका इजराइल के हवाई हमले के जवाब में खाड़ी देशों यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। इन हमलों में नागरिक और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया है। हमलों में कई लोगों की मौत भी हुई है। जंग की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसकी अधिकारियों की तरफ से अगर बात की जाए तो इराकी अधिकारियों ने बताया है कि सुबह इराक के बसरा पोर्ट पर हुए हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और हालात को देखते हुए अधिकारियों को देश के सभी तेल टर्मिनल पर ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। जनरल कंपनी फॉर पोर्ट्स ऑफ इराक के डायरेक्टर जनरल फरहान अल फतौसी ने कहा है कि हमला फारस की खाड़ी में बसरा पोर्ट पर एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करने वाले जहाज को निशाना बनाकर किया गया था। उन्होंने कहा कि यह भी साफ नहीं है कि जहाज को उड़ने वाले या समुद्री ड्रोन या मिसाइल से निशाना बनाया गया। तो ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन से कहर बरसता हुआ नजर आ रहा है। इराक के बसरा बंदरगाह पर ईरान ने हमला किया है। हमले के बाद काफी ज्यादा भय का माहौल बन गया है। तो हमले के बाद तेल का परिचालन रोक दिया गया। हालांकि अभी साफ नहीं है कि यह हमला मिसाइल से किया गया, उड़ने वाले ड्रोन से किया गया या समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमला हुआ है और उसके बाद तेल का परिचालन रोक दिया गया है। तो लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो डेथ वैली बन गई है। होर्मुज में ईरान की नौसेना पर अमेरिका का वार लगातार जारी है। मायने बिछाने वाले 54 जहाज तबाह कर दिए गए हैं। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है। तो पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसैनिक ताकत पर बड़ा हमला किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई में ईरान के कई जहाज और बारूदी सुरंग बिछाने वाले नावों को नष्ट कर दिया गया है। उनका कहना है कि यह कदम वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत निर्णायक सैन्य कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत की गई है और ट्रंप के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य ईरान में पैदा हो रहे खतरे को खत्म करना है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान कुछ बारूदी सुरंगें बिछाना चाहते थे, ऐसी बारूदी सुरंगें जिनसे नार्वे उड़ जाए। तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 2 दिनों में 54 जहाजों को नष्ट कर दिया। And my administration, as you know better than anybody, is also working to keep the oil flowing. It's flowing all over. We knocked out, they want to drop some mines. Very friendly people, mines, so boats blow up. And we knocked out as of, every hour I have to change because
They knock them out so fast, I've never seen anything. Think of it. They knocked out 54 ships in 2 days, and they're real ships. In fact, I got angry at my people. I said, are they any good? Yeah, they're warships. I said, why the hell did we kill them? Why didn't we just capture them and use them in our Navy? They said they wouldn't have qualified for that. But I got a little upset with my people. I said, why do we have to knock them? And actually, one of my generals said, sir, it's a lot more fun doing it this way. But we knocked out 58 naval ships. We knocked out their Navy, okay? Let's put it that way. But they also knocked out the mine layers. They call them mine layers. They put mines in the water. Lovely job. Isn't that nice? Blow up ships. And we knocked out 31 of them. And, you know, I was very proud of myself. I said, why did you use the weapon that we use on the drugs that come in by sea? Do you know that drugs by sea are down 98%? And my administration. तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है। दोनों ओर से बदस्तूर हमले जारी हैं। ओमान के दक्षिणी शहर सालाला के पोर्ट पर हमला हुआ है। यहां तेल स्टोरेज टैंकों पर ड्रोन से हमला किया गया है। इस हमले के बाद ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की है। मुहर्रक आइलैंड पर बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक इलाके में भीषण आग लग गई। तो अधिकारियों ने कहा कि यह ईरानी हमला था। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा कि आग उस इलाके के तेल टैंकों में लगी थी जिसमें एयरपोर्ट और देश की तेल इंडस्ट्री से जुड़े फ्यूल स्टोरेज की जगहें हैं। आसपास के लोगों से कहा गया है कि वो भारी धुएं की वजह से घर के अंदर रहें और खिड़कियां और वेंटिलेशन बंद कर दें। कुछ एयरक्राफ्ट्स पहले ही एयरपोर्ट इलाके से हटा दिए गए थे। यह घटना तब हुई जब यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर हमलों का फुटेज जारी किया। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण वहां फंसे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राहत की खबर यह है कि पश्चिम एशिया से आने जाने वाली उड़ानों को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक बुधवार को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस पश्चिम एशिया से और पश्चिम एशिया के लिए कुल 58 शेड्यूल और नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स का संचालन करने जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरे क्षेत्र की स्थिति और उड़ानों पर पड़ने वाले प्रभाव की लगातार निगरानी की जा रही है। ईरान के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद कई देशों ने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है या उसे बंद कर दिया है। इसी वजह से एयरलाइंस चरणबद्ध तरीके से उड़ानों का संचालन कर रही है। एयर इंडिया के अनुसार दिल्ली और मुंबई से जेदा के लिए 8 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट से और मस्कट के लिए 14 उड़ानें संचालित करेगी। तो एयरलाइन ने कहा है कि स्लॉट की उपलब्धता और नियामकीय अनुमति मिलने के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए अतिरिक्त उड़ानें भी चलाई जा सकती हैं। तो आज 58 फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। वेस्ट एशिया में भारी तनाव के बीच राहत की खबर निकलकर सामने आई है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यह कदम उठाया है। आज 58 फ्लाइट्स उड़ान भरेगी। तो इन फ्लाइट्स को शेड्यूल किया गया है और लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच थोड़ी राहत की खबर यहां पर निकलकर सामने आई है। वहीं पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बीजेपी के मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के टॉप लीडर शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पश्चिम बंगाल और केरल की पहली सूची पर मोहर लगेगी। बताया जा रहा है कि पहली सूची जारी हो सकती है। बता दें कि देश भर में विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन जल्द ही पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के लिए मतदान तिथियों का ऐलान कर सकता है। चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में 294 जबकि केरल में 140 सीटें हैं। तो बंगाल केरल विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने कमर कस ली है। उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। तो आज बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक भी होगी और बंगाल केरल विधानसभा चुनाव पर बीजेपी बड़ा फैसला भी ले सकता है। तो उम्मीदवारों के नाम पर आज मोहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आधिकारिक बैठकों में भाग लेने के साथ कई निर्धारित कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। तो लखनऊ बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने बताया कि रक्षा मंत्री लगभग रात 8 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से निकलने के बाद एक पारिवारिक विवाह समारोह में वो शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार राजनाथ सिंह लगभग सुबह 11:30 बजे CMS गोल्फ सिटी सेक्टर C पॉकेट 9 पहुंचेंगे।
यहाँ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की गोल्फ सिटी शाखा का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री शहर के कई राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। वो राजाजीपुरम स्थित विधायक योगेश शुक्ला और बाद में राजेंद्र नगर स्थित विधायक विंध्यवासिनी कुमार के आवास पर भी जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार को शहर में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के उद्घाटन से संबंधित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के साथ शाम लगभग 4:30 बजे समतमुल्क चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 19वें सीजन का शेड्यूल जारी हो गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च से होगी और पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह ओपनिंग मैच बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। बता दें कि पिछले साल आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद बेंगलुरु में ही विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मची थी। तब से यहां आईपीएल मैच को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि बीसीसीआई ने आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। शुरुआत में केवल 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया गया, यानी 12 अप्रैल तक होने वाले मुकाबलों का ही शेड्यूल अभी जारी किया गया है। आगे के मुकाबलों का शेड्यूल बीसीसीआई बाद में जारी करेगा। इस बार शेड्यूल बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके चलते फिलहाल टूर्नामेंट के सिर्फ पहले 20 मैचों का कार्यक्रम जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में उत्तम नगर के एक गांव में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 300 से 400 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मटियाला गांव की मछली मार्केट में यह आग लगी। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक लगभग 300 से 400 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं है। घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घंटों की मशक्कत आग बुझाने में लगी। यह आग मछली बाजार के पास बसी झुग्गी झोपड़ियों में फैल गई। यहाँ कई लोगों का परिवार रहता था। आग इतनी तेजी से फैली कि लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।